ओके, वेलकम बैक गाइस। ये अपना सीए फाइनल लॉ का सुपर रिवीजन सीरीज है एंड उसमें कंपनीज एक्ट में फर्स्ट थ्री चैप्टर्स वी हैव ऑलरेडी रिवाइज्ड एंड इकोनॉमिक लॉज में जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग वाला एक्ट था उसको मैंने ऑलरेडी कवर करा दिया है। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू रिवाइज फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड रेगुलेशंस एक्ट 2010 दैट इज एफसीआरए 2010। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लेते हैं ये जो एक्ट है इसका एग्जाम में वेटेज है 6 to 8 मार्क्स का एंड आई हैव कवर्ड दिस एक्ट with my capsule notes in within 10 pages. So once again 10 pages is not that much quite possible है आप लोगों के लिए and I will take around 1 hour to cover the entire chapter. चलो first of all without wasting any further time, let us straight away jump into the content, right? Okay. Then सबसे पहले we will start with objective of this particular act, that is FCRA 2010 क्यों आया था इंडिया में। फर्स्ट इसका रीजन ये था टू रेगुलेट एक्सेप्टेंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड फॉरेन हॉस्पिटलिटी बाय सर्टेन पर्संस। देखो यहाँ पे एफसी का मतलब हम लोग ऑलवेज बोलेंगे फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड एफएच का मतलब है हॉस्पिटलिटी। ये जो पूरा एक्ट है दिस एक्ट रिवॉल्व्स अराउंड दीज टू कॉन्सेप्ट्स फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड फॉरेन हॉस्पिटलिटी। So first objective is to regulate acceptance and utilization of FC and FH by certain persons, and the second objective is to prohibit acceptance and utilization detrimental to national interest। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद वी विल अंडरस्टैंड एप्लीकेबिलिटी, definition of foreign contribution, then what is foreign hospitality, prohibition to accept foreign contribution एंड सो ऑन। तो स्टार्ट करते हैं, मेन कंटेंट यहाँ से शुरू होता है। फर्स्ट एप्लीकेबिलिटी। देखो ये एक्ट एप्लीकेबल कहाँ पे होता है, होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। पीआरआई एंड पीआरओआई दोनों पे एप्लीकेबल है। अभी पीआरआई का मतलब क्या है, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। पीआरओआई का मतलब क्या होता है, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। दोनों पे एप्लीकेबल है। फिर एनी फॉरेन ब्रांचेस, देखो फॉरेन ब्रांचेस, सब्सिडियरीज एंड क्या बोला, फॉरेन ब्रांचेस एंड सब्सिडियरीज ऑफ कंपनीज रजिस्टर्ड इन इंडिया। कोई भी इंडियन कंपनी है उसका फॉरेन में कोई ब्रांच है, सब्सिडियरी है, वो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन ये एफसीआरए एक्ट में कवर होते हैं। देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज फॉरेन कंट्रीब्यूशन। अभी फॉरेन कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन मीन्स एनी, देखो डोनेशन, डिलीवरी, ट्रांसफर। तो क्या है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन मीन्स एनी डोनेशन, डिलीवरी और ट्रांसफर मेड बाय अ फॉरेन सोर्स ऑफ एनी आर्टिकल, एनी करेंसी और सिक्योरिटी। आर्टिकल, करेंसी, सिक्योरिटी। तो क्या कहा मैंने, फॉरेन कंट्रीब्यूशन मीन्स एनी डोनेशन, डिलीवरी और ट्रांसफर मेड बाय अ फॉरेन सोर्स ऑफ एनी आर्टिकल, करेंसी और सिक्योरिटी। यहाँ पे एक छोटा सा नोट है, एनी आर्टिकल गिवन एज अ गिफ्ट फॉर पर्सनल यूज। देखो क्या है पॉइंट, गिवन एज अ गिफ्ट फॉर पर्सनल यूज whose market value is up to rupees 1 lakh। मार्केट वैल्यू क्या है, अप टू रुपीज 1 लाख एज ऑन द डेट ऑफ गिफ्ट इज नॉट अ फॉरेन कंट्रीब्यूशन। देयर इज एन, ये एक एक्सेप्शन है एज पर रूल 6 से। क्या है ये, एक्सेप्शन टू फॉरेन कंट्रीब्यूशन। ठीक है ओके तो यहाँ पे उसके बाद ये एक छोटा सा बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड से ही हम लोग ये चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। देखो पर्सन्स इन इंडिया, अभी ये पर्सन में कौन कौन इंक्लूडेड है, इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एचयूएफ, एनी एसोसिएशन एंड सेक्शन 8 कंपनी। तो सब ये इसको हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। ठीक है, ये जो पर्सन है ये इंडिया में सिचुएटेड है। अभी फॉरेन सोर्स में कौन कौन सा ये देखो राइट हैंड साइड में क्या है, फॉरेन सोर्स। तो फॉरेन सोर्स में कौन कौन सा चीज कवर्ड है, फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट ऑफ एनी फॉरेन कंट्री, देन एनी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, एनी फॉरेन कंपनी, इंटरनेशनल एजेंसी। देखो इंटरनेशनल एजेंसी बट उसमें
यूनाइटेड नेशन एंड एजेंसीज लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक, WHO ये सब कवर्ड नहीं है, ठीक है, because they are made for public interest. Then any company where greater than 50% is held by, कोई भी कंपनी ऐसा हो जिसमें greater than 50% is held by government of foreign country, any foreign citizen, any foreign company, trust society of foreign country, any foreign trade union, foreign trust, foreign society, club, citizen, etc. मतलब हर कैटेगरी का फॉरेन सोर्स हम लोग ने यहाँ पे कवर कर लिया है. देन ये जो फॉरेन सोर्स है, फॉरेन सोर्स, यहाँ पे फॉरेन सोर्स पर्सन इन इंडिया को दो चीज दे सकता है, एक तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन और फॉरेन हॉस्पिटलिटी रिसीव्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम अ फॉरेन सोर्स. यहाँ पे एक छोटा सा नोट है, एनी इंटरेस्ट अर्नड ऑन फॉरेन कंट्रीब्यूशन इज ऑल्सो अ फॉरेन कंट्रीब्यूशन. मतलब समझो फॉरेन सोर्स से कोई पर्सन इन इंडिया, उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिला 1 लाख रुपया का, वो 1 लाख रुपया बैंक अकाउंट में उसने रख दिया, सेविंग्स अकाउंट पकड़ लो, वो सेविंग्स अकाउंट में वहां पे उसको इंटरेस्ट गेन हुआ, तो दैट इंटरेस्ट इज ऑल्सो टू बी कंसिडर्ड एज फॉरेन कंट्रीब्यूशन. देन फीस चार्ज्ड बाय educational institute from students, amount received for goods and services in ordinary course of business is excluded. यहाँ पे जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है उसमें दो एक्सक्लूजन है. कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, मतलब इंडिया में कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उसको फॉरेन सोर्स से, फॉरेन स्टूडेंट से कोई फीस मिला, तो उसको हम लोग फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं मानेंगे. एंड एनी गुड्स सर्विसेज सप्लाई हुआ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, वो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन के डेफिनेशन से एक्सक्लूडेड है. नेक्स्ट थिंग इज फॉरेन हॉस्पिटलिटी. फॉरेन हॉस्पिटलिटी मीन्स एनी ऑफर मेड इन कैश और काइंड. यहाँ पे कैश और काइंड दोनों कवर है. any offer made in cash or kind by a foreign source for providing a person with traveling cost, boarding, lodging और medical treatment. यहाँ पे कौन कौन सा चीज कवर्ड है? ट्रैवलिंग कॉस्ट, बोर्डिंग, लॉजिंग और मेडिकल ट्रीटमेंट, राइट. देखो नेक्स्ट पॉइंट इज सेक्शन 3, एंड सेक्शन 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव. सेक्शन 3 बोलता है प्रोहिबिशन टू एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन. मतलब फॉलोइंग पर्सन्स आर प्रोहिबिटेड टू एक्सेप्ट एनी फॉरेन कंट्रीब्यूशन. तो यहाँ पे कौन कौन से लोग हैं? देखो, फॉलोइंग पर्सन्स आर प्रोहिबिटेड टू एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन, राइट. ओके. कैंडिडेट फॉर इलेक्शन, मतलब कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो इलेक्शन में नॉमिनेशन दिया है. देन करस्पॉन्डेंट, कॉलमनिस्ट, एनी कोरेस्पॉन्डेंट, कॉलमनिस्ट, कार्टूनिस्ट, एडिटर, ओनर, प्रिंटर और पब्लिशर ऑफ ए रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर. नेक्स्ट पॉइंट आप लोग ऐसे याद रखो. फर्स्ट पॉइंट था इलेक्शन रिलेटेड, सेकंड पॉइंट है न्यूज़पेपर रिलेटेड. न्यूज़पेपर रिलेटेड उसका एनी ऑफिसर्स है, मतलब न्यूज़पेपर एंड एसोसिएटेड पर्सन्स. देन पब्लिक सर्वेंट्स, फॉर एग्जाम्पल जज, गवर्नमेंट एम्प्लॉय एटसेट्रा. देन MLA, MP, पॉलिटिकल पार्टी और एनी ऑफिस बियरर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी. यहाँ पे कौन कौन सा पॉइंट कवर्ड है? MLA, MP, एनी पॉलिटिकल पार्टी और एनी ऑफिस बियरर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी. तो ये पॉलिटिकल पर्सन्स, ऐसा आप लोग याद रखना. नेक्स्ट पॉइंट इज एनी कंपनी एंड इट्स एम्प्लॉयज एंगेज इन ब्रॉडकास्टिंग ऑफ ऑडियो विजुअल न्यूज. तो यहाँ पे ऐसे याद रखो कि न्यूज चैनल वाला पॉइंट है, एंड ये पॉलिटिकल पर्सन्स हो गया. एंड लास्ट थिंग इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर. तो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर है, इसमें एक छोटा सा अमेंडमेंट है. ये एक अमेंडमेंट है. अमेंडमेंट को मैंने सारा अमेंडमेंट यहाँ पे ऑलरेडी कवर करके रखा है. तो ये अमेंडमेंट क्या है? एनी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फार्मर्स और स्टूडेंट्स इन सपोर्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट आर नॉट टू बी कंसिडर्ड एज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर unless they are involved in active politics, that is party politics. यहाँ पे की पॉइंट क्या है? एक्टिव पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना चाहिए, तभी उसको हम लोग मान के चलेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर. तो क्या कहा मैंने पॉइंट 1 में? फॉलोइंग पर्सन्स आर प्रोहिबिटेड टू एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन. यहाँ पे कैंडिडेट फॉर इलेक्शन था, देन रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, देन पब्लिक सर्वेंट, देन
political persons, then news channel. Last point is organization of political nature. Chalo. Next thing is following other persons are prohibited from accepting. Following other persons are prohibited from accepting foreign contribution. अभी other person कौन कौन सा है देखते. First thing is person resident in India and person resident outside India shall not receive any foreign contribution on behalf of any political party or above persons. ऊपर जितने भी persons हम लोग ने decide किया वो लोगों के behalf में कोई भी contribution receive नहीं कर सकता है. यहाँ पे कौन कौन लोग covered है? Both PRI and PROI. And next thing is this is applicable only to person resident in India. यहाँ पे क्या है? Any person resident in India shall not deliver any foreign currency or foreign contribution to any person who will deliver to persons above. फर्स्ट पॉइंट क्या था? ऊपर वाले लोग जो भी है उनके बिहाफ में, यहाँ पे की पॉइंट है ऑन बिहाफ. सेकेंड पॉइंट क्या है? शैल नॉट डिलीवर. ठीक है, मतलब जहां पे फॉरेन कंट्रीब्यूशन इज ऑलरेडी एक्सेप्टेड बट उसको डिलीवर नहीं कर पाओगे. थर्ड थिंग, दिस इज एप्लीकेबल स्पेसिफिकली टू पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया. क्या है? एनी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया शैल नॉट डिलीवर एनी करेंसी टू एनी पर्सन who will deliver to persons above or shall not deliver directly to such persons. देखो यहाँ पे क्या है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी एक्सेप्टेड है एंड एक्सेप्टेड फॉरेन कंट्रीब्यूशन कैन नॉट बी डिलीवर्ड टू एनी पर्सन. ऐसा कोई व्यक्ति को डिलीवर नहीं किया जा सकता जो ऊपर वाले लोगों को डिलीवर कर देगा और he shall not deliver directly to such persons. राइट? तो ये आ गया अपना prohibitions. Okay, point 3 क्या है? Any person receiving any currency from foreign source on behalf of, ये point specifically currency के ऊपर है. Any person receiving any currency from foreign source on behalf of any person shall not deliver it to any other person if he believes that he would not deliver to the actual person. ये एक सेफ गार्ड, मतलब दिस इज अ सेफ्टी मेजर टाइप का प्रोविजन है. अभी ये प्रोविजन क्या बोल रहा है देख लो. एनी पर्सन रिसीविंग एनी करेंसी फ्रॉम एनी फॉरेन सोर्स ऑन बिहाफ ऑफ एनी पर्सन, कोई भी दूसरा पर्सन के बिहाफ में रिसीव किया बट ही कैन नॉट डिलीवर इट टू एनी अदर पर्सन. मतलब जो पर जिसके बिहाफ में रिसीव किया उसको छोड़ के कोई तीसरा पर्सन को डिलीवर नहीं कर सकता है. राइट? ओके. Then prohibition on receiving foreign contribution is not applicable in below cases. अभी ये जो below cases है यहाँ पे क्या है? FC is allowed. मतलब these are the relaxations. ऊपर हम लोगों ने prohibition पढ़ा, उसके ठीक बाद आप लोग ऐसे याद रखो कि लूप होल है, तो अभी यहाँ पे allowed होगा. First point is amount received by way of salary, wages, remuneration from foreign source. ये तो allowed होना चाहिए. Amount received from foreign sources for goods and services delivered in ordinary course of business. ये ordinary course of business allowed है. फिर salary, wages, remuneration allowed है. Third point is any payment in course of international trade or commerce. International trade or commerce इसको प्रमोट करने के लिए अलाउ किया जाता है. फोर्थ पॉइंट इज अमाउंट रिसीव्ड बाय एन एजेंट ऑफ फॉरेन सोर्स विद रिस्पेक्ट टू ट्रांजैक्शंस मेड बाय फॉरेन सोर्स विद सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट. मतलब जो फॉरेन सोर्स है उसका कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट के साथ एंड उस बिहाफ में फॉरेन सोर्स ने इंडिया में कोई एजेंट को पैसा दिया तो वो अलाउड है. नेक्स्ट थिंग इज एनी अमाउंट रिसीव्ड इन द नेचर ऑफ स्कॉलरशिप, स्टाइपेंड, ये भी स्टूडेंट रिलेटेड है, अलाउड है. एनी गिफ्ट फॉर पर्सनल यूज हुज फेयर मार्केट वैल्यू अप टू ₹1 लाख, ये तो पहले ही हम लोगों ने एक्सेप्शन देख लिया था. गिफ्ट फॉर पर्सनल यूज अप टू ₹1 लाख ऑन द डेट ऑफ गिफ्ट, ये इंपॉर्टेंट है. ऑन द डेट ऑफ गिफ्ट अगर 1 लाख या तो उससे कम है तो अलाउड है. Next is amount received from relatives. However, Rule 6, that is, if receives foreign contribution in excess of ₹1 lakh in a financial year from any relative,
ही शैल इन्फॉर्म सेंट्रल गवर्नमेंट इन्फॉर्म FC1 विद इन 30 days ऑफ रिसिप्ट। क्या बोला? विद इन 30 days ऑफ रिसिप्ट। देखो यहाँ पे जनरल रूल क्या है? एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एनी रिलेटिव इज अलाउड। अभी देखो अलाउड तो है ही, बट जहां पे वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन इज इन एक्सेस ऑफ ₹1 lakh in any financial year, then the person receiving the contribution needs to inform CG inform FC1 within 30 days of receipt। यहाँ पे एक छोटा सा नोट है, if foreign contribution received for above purposes even if by persons mentioned in section 3 it is exempted। देखो आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, ऊपर जो लोगों के लिए ये जो सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 में जो लोगों के लिए प्रोहिबिट कर दिया था, दैट इज इलेक्शन, न्यूज़पेपर, पब्लिक सर्वेंट्स, तो यहाँ पे जो रिलैक्सेशन है ये सब कारण से यही बोल रहा है, इफ एनी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड फॉर अबव पर्पसेस, ऊपर वाला जो पर्पस है उसके लिए अगर वो प्रोहिबिटेड पर्संस भी ले रहा है तो भी उनको उनके लिए भी इट इज एग्जेम्प्टेड, राइट? ओके, आई होप यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हुआ है। नेक्स्ट थिंग इज रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन। देखो ऊपर क्या था? प्रोहिबिशन था, यहाँ पे वर्ड क्या है बेटा? रेस्ट्रिक्शन। प्रोहिबिशन मतलब टोटली बैन, रेस्ट्रिक्शन मतलब कैन एक्सेप्ट ऑन प्रायर अप्रूवल ऑफ मोहा। अभी मोहा क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। देखो ऊपर क्या है? यहाँ पे वर्ड था प्रोहिबिशन, यहाँ पे क्या मीनिंग है? कैन नॉट एक्सेप्ट एट ऑल, ये सेक्शन 3 के हिसाब से। अभी नीचे देखो, रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन हॉस्पिटलिटी, दिस इज एज पर सेक्शन 6। यहाँ पे द पर्सन कैन एक्सेप्ट ऑन प्रायर अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री फ्रॉम होम अफेयर्स। यहाँ पे फॉर्म कौन सा है? फॉर्म नंबर FC2, फॉरेन कंट्रीब्यूशन 2। इंक्लूड इन्विटेशन लेटर फ्रॉम, ये जो फॉर्म जब फाइल करेगा ना, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट को जब प्रायर अप्रूवल के लिए FC2 फॉर्म जाता है उसमें द पर्सन नीड्स टू इंक्लूड इन्विटेशन लेटर फ्रॉम द होस्ट प्लस एटलीस्ट ये जो फॉर्म, मतलब ये जो फॉर्म FC2 फाइल होगा, दिस शुड बी एटलीस्ट 2 weeks प्रायर टू जर्नी। फॉरेन हॉस्पिटलिटी कौन सा केस था? जो फॉरेन ट्रैवलिंग के केस में, तो उसमें दो दो बातें, फॉर्म FC2 फाइल करना पड़ेगा प्रायर अप्रूवल, वो FC2 में दो चीज इंक्लूड करना पड़ेगा, इन्विटेशन लेटर फ्रॉम द होस्ट एंड दैट फॉर्म नीड्स टू बी फाइल्ड एटलीस्ट 2 weeks प्रायर टू द जर्नी। ओके, following persons need prior approval before accepting following फॉरेन हॉस्पिटलिटी। कौन कौन सा पर्सन है जिनको प्रायर अप्रूवल चाहिए? एक तो MLA MP हो गया, देन एनी ऑफिस बियरर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, गवर्नमेंट सर्वेंट्स में क्या है? एनी गवर्नमेंट एम्प्लॉई, जज एटसेट्रा, एंड जजेस अलग से लिखा है, तो ये लोगों को स्पेसिफिकली प्रायर अप्रूवल चाहिए होगा। एंड वहां पे एक, यहाँ पे एक रिलैक्सेशन दिया है, नो प्रायर अप्रूवल नीडेड इफ अ मेडिकल एड। देखो मेडिकल एड का अभी बात हो रहा है, इमरजेंसी है, सो नो प्रायर अप्रूवल नीडेड इफ अ मेडिकल एड रिक्वायर्ड ड्यूरिंग अ फॉरेन विजिट, सच पर्सन शैल गिव इंटीमेशन। यहाँ पे क्या देना होगा? यहाँ पे इंटीमेशन देना होगा, सच पर्सन शैल गिव इंटीमेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 1 month। अभी देखो यहाँ पे बात क्या है? यहाँ पे जो मेडिकल एड उसको लग गया है, समझो वो बीमार हो गया, उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, इन दैट केस द पर्सन शैल गिव इंफॉर्मेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 1 month ऑफ द सोर्स एंड मैनर ऑफ, क्या क्या बोल बताना पड़ेगा? सोर्स एंड मैनर ऑफ फॉरेन हॉस्पिटलिटी, बट दिस इंटीमेशन इज नॉट रिक्वायर्ड इफ फॉरेन हॉस्पिटलिटी इज अप टू ₹1 lakh। ये इंपॉर्टेंट है, मार्क करोगे एंड आप लोग याद भी रखोगे। इंटीमेशन देना पड़ेगा 1 महीने के अंदर अंदर, बट इंटीमेशन इज नॉट रिक्वायर्ड इफ फॉरेन हॉस्पिटलिटी इज अप टू ₹1 lakh। नेक्स्ट थिंग इज मैनर ऑफ रिसीविंग फॉरेन हॉस्पिटलिटी, दिस इज एज पर रूल 7। Above persons referred to in section 6 need to seek prior approval in form FC2 from Ministry of Home Affairs, that is in electronic form, and the application shall include invitation letter from the host and application shall reach the Ministry of Home Affairs at least 2 weeks prior to the journey। ये तो already covered हो गया था। Next thing is following cases need no prior approval। Okay, so यहाँ पे
यहाँ पे रिलैक्सेशन टू सेक्शन 6, मतलब फिर से वही बात, ऐसे याद रखो कि ये लूप होल चालू हो गया। तो फॉलोइंग केसेस नीड नो प्रायर अप्रूवल। फर्स्ट केस क्या है, वेयर एंटायर एक्सपेंडिचर ऑफ विजिट इज मेट बाय, जहां पे पूरा खर्चा दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी पीएसयू। नेक्स्ट पॉइंट इज वेयर फॉरेन विजिट इज अंडरटेकन इन पर्सनल कैपेसिटी एंड एक्सपेंसेस इज आल्सो बोर्न इन पर्सनल कैपेसिटी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, पर्सनल कैपेसिटी। पर्सन खुद ही खर्चा कर रहा है तो उसको किसका अप्रूवल चाहिए। वेयर, थर्ड पॉइंट इज वेयर फॉरेन हॉस्पिटलिटी इज प्रोवाइडेड बाय अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। देखो जहाँ पे फॉरेन हॉस्पिटलिटी कौन दे रहा है, अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया मतलब ये इंडियन सिटीजन का, इंडियन ओरिजिन का पर्सन है, बाहर है। देखो वेयर फॉरेन हॉस्पिटलिटी इज प्रोवाइडेड बाय अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया लिविंग इन अ फॉरेन कंट्री, राइट, ओके, ये भी अलाउड होगा। फोर्थ पॉइंट इज फॉरेन हॉस्पिटलिटी रिसीव्ड इन कनेक्शन विद एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे की वर्ड है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के चलते फॉरेन हॉस्पिटलिटी रिसीव किया है, फॉरेन विजिट कर रहे हैं कंपनी के बिहाफ में, तो अलाउड है। देन एनी विजिट बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स अंडर बायलैटरल एक्सचेंज और बायलैटरल एग्रीमेंट। यहाँ पे बायलैटरल एग्रीमेंट और बायलैटरल एक्सचेंज के चक्कर है। मतलब कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो फॉरेन विजिट कर रहा है, दूसरा किसी देश का कोई हायर ऑफिशियल से बायलैटरल एक्सचेंज या बायलैटरल एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, ये भी अलाउड है। नेक्स्ट इज विजिट विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन ट्रेनिंग कोर्सेज। यहाँ पे क्या है, फॉरेन ट्रेनिंग कोर्सेज अप्रूव्ड बाय सीजी, इंपॉर्टेंट है। कोई भी विजिट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एनी फॉरेन कोर्सेज अप्रूव्ड बाय सीजी, ये भी यहाँ पे अलाउड हो जाएगा। नेक्स्ट इज प्रोहिबिशन टू ट्रांसफर ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन टू अदर पर्संस। यहाँ पे बेटा सेक्शन नंबर 7 चालू हो जाता है। सेक्शन 7 क्या बोलता है, एक प्रोहिबिशन टू ट्रांसफर फॉरेन कंट्रीब्यूशन टू अदर पर्संस, एनी पर्सन who is registered and granted a certificate under FCI 2010 and receives any foreign contribution। तो दो कंडीशन है, the person shall be registered and granted a certificate under FCI 2010 and he receives any foreign contribution shall not transfer such foreign contribution to any other person, right, okay। Next thing is transferring foreign contribution to any unregistered person। रजिस्टर्ड पर्सन किसको बोलेंगे, जिसके पास फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करने का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है अंडर एफसीआर 2010। अनरजिस्टर्ड पर्सन कौन है, जो रजिस्टर्ड नहीं है। ट्रांसफरिंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन टू एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन, रूल 24। यहाँ पे कुछ रूल्स है, देख लेते हैं। एनी पर्सन विशेस टू ट्रांसफर अ फॉरेन कंट्रीब्यूशन मे अप्लाई टू सेंट्रल गवर्नमेंट इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म। ट्रांसफर करने के लिए उसको पहला स्टेप क्या है, सीजी को एप्लीकेशन देना पड़ेगा। द एप्लीकेशन शैल बी अकम्पेनिड विद अ डिक्लेरेशन। अभी ये जो एप्लीकेशन दे रहा है, देखो ये एप्लीकेशन देगा किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। जो एप्लीकेशन है दैट शैल इंक्लूड अ डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में क्या होगा, द अमाउंट ऑफ ट्रांसफर इज लेस देन 10% ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय हिम इन दैट फाइनेंशियल ईयर। मतलब उसको ये डिक्लेयर करना पड़ेगा that he the amount he wishes to transfer is less than 10% of foreign contribution received by him in that financial year and he shall not, यहाँ पे एक एंड आ जाएगा, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई किया तब वो अनरजिस्टर्ड पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, ही शैल नॉट ट्रांसफर अंटिल सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्स सच अ ट्रांसफर, अंटिल सीजी अप्रूव्स सच अ ट्रांसफर। तो ये आ गया। एंड नीचे क्या बता रहे हैं, नो नीड ऑफ एप्लीकेशन, मतलब ये फिर से लूप होल चालू हो गया, एक्सेप्शन है। मतलब ऊपर हम लोगों ने क्या देखा कि कब कब सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए, अभी नीचे बता रहे एक्सेप्शन, यहाँ पे अप्रूवल नहीं चाहिए होगा। तो देखते हैं, यहाँ पे देखो ट्रांसफरर है, यहाँ पे ट्रांसफरी है। अभी ये जो ट्रांसफरर है, ही हैज मतलब जिसको ट्रांसफरर मतलब जिसको भेजना है, जिसको ट्रांसफर करना है, ही हैज अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 11 सबसेक्शन 1। देखो जो रजिस्ट्रेशन का बात होगा दैट विल बी 11 सबसेक्शन 1 और ही हैज अ प्रायर परमिशन अंडर सेक्शन 11 सबसेक्शन 2। ये दोनों में से उसके पास कुछ एक होना चाहिए। ही कैन ट्रांसफर विदाउट एप्लीकेशन टू सीजी। यहाँ पे कौन सा बात हो रहा है, विदाउट एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है। अभी ट्रांसफर ही क्या है, हैज सर्टिफिकेट ऑफ, जब
सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और प्रायर परमिशन इसके पास भी है। मतलब क्या हो इसका, देखो सिंपल सा मतलब ये है, जहां पे जो पर्सन मतलब ट्रांसफर ट्रांसफरी दोनों ही इधर रजिस्टर्ड पर्सन है और दोनों के पास ही प्रायर परमिशन है, वो केस में सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए। एंड यहाँ पे एक स्पेशल कंडीशन है, जो ट्रांसफरी है, द ट्रांसफरी ही shall not be proceeded under FCRA prior। मतलब उसको FCRA एक्ट में पहले कभी भी कोई प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ है। मतलब इसका क्या है, नो प्रायर प्रोसिक्यूशन, मतलब उसके अगेंस्ट FCRA एक्ट 2010 में कोई प्रोसिक्यूशन नहीं है। तो यहाँ पे बेटा क्या करना होगा, जो ट्रांसफरर है ही शैल सबमिट रिटर्न इन फॉर्म FC6, एंड ये जो ट्रांसफरी है ये भी सबमिट रिटर्न, ये भी रिटर्न सबमिट करेगा इन फॉर्म FC6। एंड ये जो दोनों का जो ये जो रिटर्न है ना, एनुअल रिटर्न दोनों सबमिट करेगा, ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी, दिस इज एनुअली, मतलब ये एनुअली होता है। एंड ये जो दोनों का FC6 है, दैट शैल रिफ्लेक्ट द ट्रांसफर मेड, मतलब यही कंप्लायंस यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे एक ही कंप्लायंस है दोनों के लिए। दोनों का जो फॉर्म नंबर FC6 है उसमें ऊपर जो ट्रांसफर किया गया है दैट शुड रिफ्लेक्ट। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज रेस्ट्रिक्शन to utilize foreign contribution for administrative purpose। okay, every registered or authorized person, registered person क्या है, जो 11 सबसेक्शन 1 में रजिस्टर्ड है, ऑथराइज्ड मतलब जिसके पास प्रायर अप्रूवल है, दैट इज 11 सबसेक्शन 2 का बात हो रहा है। तो एवरी रजिस्टर्ड और ऑथराइज्ड पर्सन शैल यूटिलाइज फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड फॉर द इंटेंडेड पर्पस। देखो यहाँ पे क्या है, जो रिसीव किया है ना वो इंटेंडेड पर्पस के लिए ही होना चाहिए। such foreign contribution or income arise from foreign contribution, ये income arise from foreign contribution का क्या बोलना चाह रहे हैं, मतलब एनी इंटरेस्ट अर्नड, लिंक कर पा रहे हो? ओके, सो such foreign contribution or any income arised from such foreign contribution shall not be used for speculative business, ये specifically mentioned है। एंड एक तो इंटेंडेड पर्पस के लिए होना चाहिए, स्पेक्यूलेटिव बिजनेस पर्पस में नहीं होना चाहिए, एंड शैल नॉट बी यूज्ड सच फॉरेन कंट्रीब्यूशन टू मीट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। देखो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में एक एक्सेप्शन दिया हुआ है, मतलब एक्सेप्शन का मतलब जहां जहां बोलूंगा इस एक्ट में एक्सेप्शन मतलब दैट थिंग इज अलाउड। ओके, तो the person can use up to 20% of foreign contribution received in that financial year for admin purpose। तो 20% तक मतलब लेस देन इक्वल टू 20% होगा फॉर एडमिन पर्पस के लिए, तो वो केस में कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है। इफ ही विशेस टू यूज ग्रेटर देन 20% फॉर एडमिन पर्पस, इन दैट केस ही नीड्स अप्रूवल ऑफ CG। एंड उसके बाद वाला कॉन्सेप्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। रूल 5 में इसका इंक्लूजन्स एंड एक्सक्लूजन्स देके रखा है, मतलब इंक्लूड्स मतलब कौन कौन सा एक्सपेंस एडमिन एक्सपेंस माना जाएगा, डज नॉट इंक्लूड मतलब कौन कौन सा एक्सपेंस एडमिन एक्सपेंस नहीं माना जाएगा, राइट? ओके, इंक्लूड्स क्या क्या है, एनी सैलरी, वेजेस, ट्रैवल एक्सपेंसेस, पर्सनल हायरिंग एक्सपेंसेस, रेंट, रिपेयर्स, अकाउंटिंग चार्जेस, रनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, टेलीफोन चार्जेस, प्रिंटिंग चार्जेस, ये सब खर्चा इंक्लूड हो जाएगा। डज नॉट इंक्लूड में क्या आता है, एनी एक्सपेंस इनकर्ड एज रेम्यूनरेशन टू पर्सन्स एंगेज इन रिसर्च और ट्रेनिंग। देखो पर्सन क्या है, एंगेज्ड इन, पर्सन्स एंगेज्ड इन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, तो यहाँ पे क्या है, फील्ड डेटा रिसर्च और ट्रेनिंग, दिस इज फील्ड डेटा रिसर्च, मतलब एक्सपेंसेस इनकर्ड एज रेम्यूनरेशन, तो ऐसा लोग को रेम्यूनरेशन मिल रहा है जो एंगेज्ड है इन रिसर्च और ट्रेनिंग। अभी रिसर्च कौन सा है, इट कुड बी फील्ड डेटा रिसर्च और ट्रेनिंग। एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड टू मीट वेलफेयर एक्टिविटीज, जो वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए जो एक्सपेंसेस है, एग्जाम्पल में क्या होता है, सैलरी टू डॉक्टर्स, टीचर्स। तो बेसिकली देखो यहाँ पे ऐसा बात हो रहा है ना, ये चैप्टर मतलब प्राइमा फेसी दिस चैप्टर अप्लाइज टू चैरिटेबल ट्रस्ट NPOs, तो उस एंगल से ये चैप्टर को पढ़ना एंड समझना। नेक्स्ट थिंग है, ऊपर हम लोग ने जो देखा जो स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज है,
यहाँ पे रूल 4 बताता है कि स्पेकुलेटिव एक्टिविटी क्या होता है। एनी इन्वेस्टमेंट दैट हैज रिस्क ऑफ एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन। अभी कौन सा रिस्क है? इन्वेस्टमेंट, कोई भी इन्वेस्टमेंट है जिसमें मतलब वो वैल्यू बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। सो there is a risk of appreciation or depreciation or participation in any scheme that offers higher returns. Higher returns का मतलब cheat funds। ये हो गया बेटा cheat funds का point। यहाँ पे देखो, debt based investment is allowed if maintains a register plus conducts audit। अभी डेट बेस्ड इन्वेस्टमेंट क्या है? मतलब डिबेंचर बॉन्ड में कोई कंपनी इन्वेस्ट करना चाहता है, कोई ट्रस्ट, तो वो इन्वेस्टमेंट अलाउड है, उसको स्पेकुलेटिव नहीं माना जाएगा। उसका दो कंडीशन है, दैट ट्रस्ट नीड्स टू मेंटेन अ रजिस्टर एंड shall conduct an audit of its annual accounts, right? Next thing is power of central government to prohibit any person from receiving foreign contribution। मतलब एनी पर्सन, ये जो पर्सन कौन है? ये पर्सन एज मतलब सेक्शन 3 में जो पर्सन मेंशन्ड है ना, वो वाला नहीं है। उसको छोड़ के कोई दूसरा भी पर्सन होगा, उसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स है टू प्रोहिबिट फ्रॉम रिसीविंग एफसी। कौन कौन सा है? सीजी में प्रोहिबिट एनी पर्सन अदर देन सेक्शन 3 फ्रॉम एक्सेप्टिंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन। जहां पे सेक्शन 3 का बात होगा वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन होगा। सीजी में रिक्वायर एनी परमिशन, सीजी में रिक्वायर एनी पर्सन, देखो अदर देन सेक्शन 6, सेक्शन 6 का बात हो रहा है, मतलब प्रायर अप्रूवल होगा यहाँ पे बिफोर एक्सेप्टिंग फॉरेन हॉस्पिटलिटी। सेक्शन 3 फॉरेन कंट्रीब्यूशन, सेक्शन 6 फॉरेन हॉस्पिटलिटी। एंड थर्ड पॉइंट इज सीजी में रिक्वायर एनी पर्सन टू फर्निश डिटेल्ड इंटीमेशन ऑफ एफसी और एफएच रिसीव। ये पॉइंट क्या है? डिटेल्ड इंटीमेशन सीजी कर सकता है विद रिस्पेक्ट टू एफसी और एफएच रिसीव, राइट? ओके। Then above prohibition to be made if CG is of the opinion that acceptance of foreign contribution or foreign hospitality is likely to affect। मतलब ऊपर जो बोल रहा है, सीजी जो एडिशनल कंडीशन लगा सकते हैं, कब कब लगा सकता है, यहाँ पे ये 5 स्पेसिफिक पॉइंट्स है। अगर ये सब होगा, ये केस में सीजी विल restrict the person to receive any FC और FH। कब है? जहां पे it is likely to affect, मतलब एक्सेप्ट, ये पॉइंट है जहां पे acceptance of foreign contribution और foreign hospitality is likely to affect। अभी कौन कौन सा पॉइंट है? फर्स्ट पॉइंट इज sovereignty और integrity of India, prejudicial to public interest, prejudicial to relations with a foreign state, then prejudicial to social or religious harmony। फिफ्थ पॉइंट इज प्रेजुडिशियल टू फेयरनेस ऑफ इलेक्शन। ये 5 चीजों, ये 5 पॉइंट के चलते सीजी रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। नेक्स्ट थिंग इज पावर टू प्रोहिबिट ट्रांसफर ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द एक्ट। ठीक है? where central government is of the opinion that any person has in his custody any article, currency or security which is accepted by him in contravention of this act। मतलब वो पर्सन के पास कोई आर्टिकल, करेंसी और सिक्योरिटी है, मतलब उसने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है, बट इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ दिस एक्ट, देन सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग कैन प्रोहिबिट सच पर्सन। देन क्या करेगा? सीजी में बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग कैन प्रोहिबिट सच पर्सन टू डिलीवर और ट्रांसफर सच फॉरेन कंट्रीब्यूशन। एक तो उसको जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन उसने रिसीव किया है उसका डिलीवरी और ट्रांसफर उसको रोक सकता है, और otherwise dealing with such foreign contribution or to otherwise dealing with such a foreign contribution। dealing with मतलब क्या? यूज करना है। मतलब इसका मतलब सीजी क्या प्रोहिबिट करेगा? टू यूज एफसी। ओके। नेक्स्ट थिंग इज सेक्शन 11 हम लोग चालू करने वाले हैं, रजिस्ट्रेशन अप्रूवल का सेक्शन है। ओके। रजिस्ट्रेशन ऑफ पर्संस अंडर एफसीआर 2010। A person shall not accept foreign contribution unless a registration is obtained under section 11। However, following persons are deemed to be registered for a period of 5 years from the enactment of this new section। मतलब ये सेक्शन जब से आया है वहां से लेके फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years तक वो पर्सन डीम्ड रजिस्टर्ड माना जाएगा। अभी कौन कौन सा पर्सन है? 2 पर्सन है। if any association registered under section 6, देखो if any association registered under section 6 with CG or
ग्रांटेड परमिशन अंडर FCRA 19, देखो उसको एक तो मतलब ये दोनों ही केस है ना, जो प्रायर एक्ट था, जो प्रायर FCRA 1976 था, उसमें कोई भी पर्सन जिसके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट था या तो परमिशन था टू रिसीव FC, अभी उनको डीम्ड रजिस्टर्ड माना जाएगा FCRA 2010 में भी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. Then 11 subsection 2, if a person is not registered under section 11 subsection 1, then he may accept a foreign contribution only after obtaining a prior permission. ये section बोलता है बेटा prior permission from central government. Okay. Then where the central government on the basis of any information or report has reasons to believe that a person who has been granted permission has contravened provisions of this act, it may direct such a person not to utilize the foreign contribution or not to receive the remaining part of the foreign contribution. Okay. तो अभी देखो यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है इसको हम लोग लॉजिकली सीखेंगे, ठीक है। देखो एनी पर्सन, यहाँ पे कोई भी पर्सन है उसको रजिस्ट्रेशन चाहिए अंडर सेक्शन 11 सबसेक्शन 1, तो उसको एप्लीकेशन करना पड़ेगा फॉर्म नंबर FC3A एंड फी पे करना पड़ेगा ₹10,000। ये जो पर्सन है ही शैल ओपन एन एक्सक्लूसिव बैंक अकाउंट, देखो एक्सक्लूसिव बैंक अकाउंट टू रिसीव फॉरेन कंट्रीब्यूशन। ये जो बैंक अकाउंट है इसका नाम है FCRA अकाउंट, बट he may open one or more accounts for utilizing, देखो FC रिसीव करने के लिए एक स्पेसिफिक FCRA अकाउंट चाहिए, बट वो रिसीव्ड FC अगर कोई यूटिलाइज करने के लिए दूसरा बैंक में ट्रांसफर करने के लिए वन और मोर अकाउंट ही कैन ओपन, बट ही शैल इंटीमेट सेंट्रल गवर्नमेंट इन फॉर्म FC60 विद इन 15 days ऑफ अकाउंट ओपनिंग। तो इंटीमेट करना पड़ेगा विद इन 15 days ऑफ अकाउंट ओपनिंग। In case of permission under section 11 subsection 2, if value of foreign contribution is greater than 1 crore, then he can allow receive FC in, मतलब CG can allow receiving FC in installment, receive second installment only if 75% of first installment is spent। ये पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पे मैं स्टार मार्क करना चाहता हूँ। क्या है? In case a person requires permission under section 11 subsection 2, if the value of foreign contribution is in excess of ₹1 crore, then CG ये allow कौन करेगा? CG can allow to receive such foreign contribution in installment। तो 1 करोड़ से ज्यादा है वहां पे इंस्टॉलमेंट में भी अलाउ कर सकता है, बट यहाँ पे एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? He can receive second installment only if 75% of first installment is spent for the intended purpose। Okay. Then यहाँ पे सेकेंड पॉइंट देखो, यहाँ पे क्या है? कोई भी एनी पर्सन हु रिक्वायर्स परमिशन टू एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन अंडर सेक्शन 11(2), यहाँ पे क्या है? ही शैल मेक एन एप्लीकेशन इन फॉर्म FC3B। यहाँ पे फीस है ₹5,000 इन DD और बैंकर्स चेक। ये जो फीस है उसको देना पड़ेगा DD और बैंकर्स चेक में। तो यहाँ पे भी जो फीस जमा करना पड़ेगा ना, इधर DD और बैंकर्स चेक में ही जमा करना पड़ेगा। देन ये तो एप्लीकेशन देगा। अभी देखो यहाँ पे क्या है? ही शैल, जो पर्सन एप्लीकेशन दे रहा है उसका कुछ कंडीशंस है, 3 कंडीशंस है। ही शैल गिव अ कमिटमेंट लेटर ऑफ अ फॉरेन डोनर, मतलब फॉरेन डोनर जो है उसका, उसने कुछ कमिटमेंट किया होगा ना, वो कमिटमेंट लेटर को भी एप्लीकेशन फॉर्म में इंक्लूड करना पड़ेगा। एंड उसको ये बताना पड़ेगा कि जो रिसिपिएंट है एंड जो डोनर है दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। एंड द थर्ड कंडीशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, 75% ऑफ मेंबर्स ऑफ गवर्निंग बॉडी शुड नॉट बी कॉमन। मतलब जो रिसिपिएंट है और जो डोनर है वो लोगों का जो गवर्निंग बॉडी है उसमें 75% ऑफ मेंबर्स दे शैल नॉट बी कॉमन मेंबर्स, राइट। देन यहाँ पे एक नोट है, these notes are always important, a person shall not make a second application for registration or, मतलब यहाँ पे बात चल रहा है सेकेंड एप्लीकेशन किस चीज का? फॉर रजिस्ट्रेशन और प्रायर परमिशन।
A person shall not make a second application for registration or prior permission within a period of 6 months from the date of original application. मतलब जहां पे ओरिजिनल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है, इन केस ऑफ रिजेक्शन ऑफ, यहाँ पे क्या कौन सा केस है जहां पे रिजेक्शन हो चुका है ओरिजिनल एप्लीकेशन का, वहां से लेके 6 महीने के अंदर अंदर दूसरा एप्लीकेशन नहीं होना चाहिए. देन ऑल बॉडीज रिक्वायर्ड टू गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड बाय कैग आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन एंड प्रायर परमिशन. ये भी एक रिलैक्सेशन है. यहाँ पे एक रिलैक्सेशन है फ्रॉम, किस चीज का रिलैक्सेशन दिया है? 11(1) रजिस्ट्रेशन और 11(2) प्रायर परमिशन. कौन सा? हुज, देखो, गेट देयर अकाउंट ऑडिटेड बाय कैग. ऐसा कोई एंटिटी है, गवर्नमेंट कंपनी होगा, कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उसका पीएसयू हो गया, उसका अकाउंट अगर सीएनएजी ऑडिट कर रहा है तो उसको रजिस्ट्रेशन या तो प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं होती है. नेक्स्ट डिस्कशन विल बी सेक्शन 12, ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. ओके, और कितना बाकी है? सेक्शन 12 है, रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर करने वाले हैं, कैंसिलेशन ऑफ आरसी, रिन्यूअल ऑफ आरसी. सो काफी कुछ बाकी है अभी तक. चलो, सेक्शन 12, ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. Conditions for granting a registration certificate: the person making application is not बेनामी और fictitious. तो वो person original होना चाहिए, बेनामी या तो fictitious person नहीं होना चाहिए. Second thing, he has not been prosecuted or convicted for creating communal tension or disharmony or inducement of religious faith. ये सब चीज में involved नहीं होना चाहिए. He has not been convicted for diversion of funds. He has not contravened provisions of FCRA 2010. He is not likely to use foreign contribution in undesirable purpose. तो जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर रहा है, he shall not use for undesirable purposes. He has not been convicted in under any other law or any proceeding is pending against him. तो conviction नहीं रहना चाहिए और कोई भी proceeding pending उसके against नहीं होना चाहिए. Then such foreign contribution will not affect prejudicially, ये तो बहुत ही सरकारी पॉइंट है, that foreign contribution shall not affect prejudicially sovereignty, integrity, public interest, social और religious harmony. ये सब चीज को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. पॉइंट सी, एवरी पर्सन अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन शैल ओपन एफसीआरए अकाउंट टू रिसीव, देखो एफसीआरए अकाउंट रिसीव टू रिसीव सच फॉरेन कंट्रीब्यूशन. यहाँ पे देखो, कोई भी अगर एनजीओ है, एनजीओ का बात हो रहा है, फॉर एनजीओ देयर इज एन एडिशनल कंडीशन. अभी एनजीओ का एडिशनल कंडीशन क्या है? इट इज, देखो एडिशनल कंडीशन क्या है? दैट एनजीओ शैल बी इन एग्जिस्टेंस फॉर 3 years एंड हैव स्पेंट अ मिनिमम 15 lakhs. तो यहाँ पे दो कंडीशन है. यहाँ पे एक तो इन एग्जिस्टेंस फॉर एटलीस्ट 3 years एंड हैव स्पेंट अ मिनिमम ऑफ 15 lakh rupees. और यहाँ पे एक्सपेंस इन कैपिटल एसेट इज इंक्लूडेड इन 15 lakh इफ इन द नेम ऑफ एनजीओ. तो जो कैपिटल एसेट में अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो दैट इन्वेस्टमेंट कैन बी इंक्लूडेड इन द 15 lakhs रिक्वायरमेंट इफ that capital asset is purchased in the name of the NGO. Okay. The next thing is registration procedure. देखो, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में रिक्वायर आधार कार्ड और पासपोर्ट ऑफ ऑफिस बेयरर्स ऑफ डायरेक्टर्स. जो सीजी है, सीजी में रिक्वायर आधार कार्ड और पासपोर्ट्स ऑफ ऑफिस बेयरर्स और डायरेक्टर्स. तो ये तो कॉमन सा बात है. जो पर्सन को रजिस्ट्रेशन चाहिए, ही शैल मेक एन एप्लीकेशन इन फॉर्म FC3A एंड फीस पेमेंट करेगा 10,000. ये जो फीस पेमेंट करेगा, इसको कैसे पेमेंट करेगा? डीडी या तो बैंकर्स चेक. ये जो फीस पेमेंट होगा ना, डीडी और बैंकर्स चेक में पेमेंट होगा. ओके, सो डीडी या तो बैंकर्स चेक में पेमेंट कर दिया. तो वहां से देखो, अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू होता है. ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, फॉर्म एप्लीकेशन कैसे करेगा, फीस कितना. अभी जो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन दिया, अगर उसका फॉर्म करेक्ट है, इन दैट केस करेक्ट है फॉर्म, उसमें दो बातें, सीजी एक तो सेटिस्फाइड विद द फॉर्म, but where CG is not satisfied or does not grant within 90 days. एक तो CG satisfied है, जहां पे satisfied होगा, CG will grant registration certificate within 90 days of application and that registration certificate shall be valid for 5 years from the date of issue.
सेकेंड क्या है, सीजी इज नॉट सेटिस्फाइड और सीजी डज नॉट ग्रांट विद इन 90 डेज। तो यहाँ पे सीजी शैल कम्युनिकेट द रीजंस टू द एप्लीकेंट, इट इज ऑप्शनल एंड नॉट मैंडेटरी। देखो ये ऑप्शनल है, मतलब सीजी ऐसा भी सोच सकता है कि वो रीजन देना जरूरी नहीं है, तो नहीं करेगा, नहीं देगा रीजन। देन नेक्स्ट थिंग इज एप्लीकेशन इज नॉट करेक्ट और इनकम्प्लीट। यहाँ पे क्या था, केस अपना ए था जहाँ पे एप्लीकेशन इज करेक्ट था, यहाँ पे एप्लीकेशन इज नॉट करेक्ट और इनकम्प्लीट। ये केस में सीजी सीधा सीधा एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा। तो ये हो गया अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। द नेक्स्ट पॉइंट इज सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। कौन कौन सा ऐसा सर्कमस्टेंसेस है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को सस्पेंड कर सकता है। If central government is satisfied where cancellation proceeding is pending, it may suspend a registration certificate for up to 180 days। जहां पे सीजी को ऐसा लगता है कि कोई भी cancellation proceeding pending है पर्सन के अगेंस्ट, then it can suspend registration certificate up to a period of 180 days। ड्यूरिंग सस्पेंशन पीरियड क्या क्या कर नहीं कर सकता है, तो यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। During suspension period, there are certain restrictions। अभी ये restriction क्या है वो ही हम लोगों को सीखना पड़ेगा। During the suspension period, the person shall not receive foreign contribution unless prior approval is obtained। Second thing is he shall not utilize the foreign contribution in custody as prescribed by CG। मतलब एक तो पॉइंट है ही शैल नॉट रिसीव फॉरेन कंट्रीब्यूशन अनलेस प्रायर अप्रूवल, दूसरा पॉइंट है ही शैल यूटिलाइज द फॉरेन कंट्रीब्यूशन इन कस्टडी एज प्रेस्क्राइब्ड बाय सीजी। तो यहाँ पे जो यूटिलाइजेशन का रूल है ये दिस इज गिवन इन रूल 14। क्या है देखो, if registration certificate is suspended then up to 25% of foreign contribution in custody मतलब already received। If the registration certificate is suspended then up to 25% of foreign contribution in custody can be utilized for the intended purpose with prior approval of CG। Remaining 75% of foreign contribution can be utilized only after revocation of suspension। याद रखना ये चीज, 25% and remaining 75% of foreign contribution can be utilized only after revocation of suspension। तो guys this was important। नेक्स्ट अपना कॉन्सेप्ट आएगा कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। सीजी में कैंसिल बाय एन ऑर्डर। यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट वर्ड है, बिना ऑर्डर का सीजी कैंसिल नहीं कर सकते। where the person has made incorrect or false claim while obtaining the certificate, or it is prejudicial to public interest, or he has violated any provisions of the act or conditions of registration, or where he has not utilized foreign contribution for the intended purpose for a period of 2 years। ये चार कंडीशन जहां पे सेटिस्फाई हो जाएंगे, क्या बोला, he has made incorrect or false claim while obtaining certificate, second it is prejudicial to the public interest, third he has violated any provisions of the act or conditions for registration, fourth he has not utilized foreign contribution for intended purpose for a period of 2 years। ये चारों सिचुएशन में यहाँ पे सब जगह पे और आएगा, तो कोई भी एक अगर यहाँ पे ये सबके बीच में और आएगा, ओके, तो कोई भी सेटिस्फाई हुआ इन दैट केस, और मतलब इन ये चारों में से कुछ भी हुआ तो कैंसिल कर सकता है सीजी बाय एन ऑर्डर। अभी यहाँ पे एक नोट है, बिफोर कैंसिलिंग ROBH मतलब reasonable opportunity of being heard to be given before cancellation, the person is not eligible for registration or seeking permission for a period of 3 years। मतलब यहाँ पे 3 years क्या है, इसको बोल सकते हो एक कूलिंग ऑफ पीरियड टाइप का सोच सकते हो। एक तो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, सेकेंड थिंग इज द पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर री रजिस्ट्रेशन और सीकिंग एनी परमिशन। मतलब रजिस्ट्रेशन कौन सा है, सेक्शन अपना यहाँ पे आ जाता है, दिस इज एज पर सेक्शन 11(1) एंड परमिशन दिस इज एज पर सेक्शन 11(2)। तो अप टू 3 साल ये कुछ नहीं कर सकता है। देन व्हेन रजिस्ट्रेशन इज कैंसल्ड, foreign contribution and asset out of foreign contribution shall vest with banking authorities। किसके पास जाएगा, बैंकिंग अथॉरिटीज, अंटिल सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन सा बैंकिंग अथॉरिटी के पास जाएगा, जहां पे उसका एफसीआर अकाउंट है, with banking authorities until CG gives directions as per rule 15। such an authority shall manage मतलब banking authority shall manage the foreign contribution and its utilization, but when the person is re-registered, मतलब देखो 3 साल के बाद वो फिर से रजिस्टर करा सकता है, but when the person is re-registered the authority shall return the foreign contributions or assets out of foreign contributions to such person।
ये छोटा सा पॉइंट है, जब तक वो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसल्ड रहेगा वो पीरियड के लिए बैंकिंग अथॉरिटी उसको मैनेज करते चलेगा एज अ ट्रस्टी। मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बैंकिंग अथॉरिटी shall act as a trustee, छोटा सा पॉइंट था। देन रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, सीजी शैल रिन्यू बिफोर 6 months prior to मतलब सीजी बोल रहा हूँ, द पर्सन शैल मेक एन एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल बिफोर 6 months प्रायर टू एक्सपायरी। मतलब एक्सपायरी जब से होगा उससे 6 महीना पहले तक उसको रिन्यूअल एप्लीकेशन कर देना चाहिए। बाई मेकिंग एन एप्लीकेशन प्लस फीस, यहाँ पे फीस कितना है, एप्लीकेशन जो करेगा फॉर्म नंबर FC3C, फॉर्म FC3C में एप्लीकेशन करेगा फॉर रिन्यूअल, फॉर्म FC3C में एप्लीकेशन करेगा, कौन सा चीज का एप्लीकेशन करेगा भाई, यहाँ पे रिन्यूअल का एप्लीकेशन करेगा 6 महीना पहले पहले, एंड फीस भरना पड़ेगा ₹5000। सीजी शैल रिन्यू विद इन 90 days ऑफ एप्लीकेशन, सच रिन्यूअल विल बी वैलिड फॉर 5 years। तो ये छोटा छोटा पॉइंट था यहाँ पे याद रखने का। देन इफ नो रिन्यूअल एप्लीकेशन मेड देन रजिस्ट्रेशन विल बी इनवैलिड फ्रॉम द एंड ऑफ 5 years। देखो, इफ नो रिन्यूअल एप्लीकेशन मेड देन द रजिस्ट्रेशन विल बी इनवैलिड फ्रॉम द एंड ऑफ 5 year। अभी 5 year कहाँ से, जहां से वो पहला रजिस्ट्रेशन लिया था वहां से 5 साल तक हम सीजी वेट करेगा। 5 साल के मतलब वो 6 महीना पहले का जो 6 महीना पहले का जो क्राइटेरिया था रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल का, रिन्यूअल नहीं किया तो 5 साल जैसे खत्म होता है वहां से ऑटोमेटिक उसका रजिस्ट्रेशन को हम लोग कैंसिल कर देंगे। मतलब द रिन्यूअल एप्लीकेशन में देखो, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक कैंसिलेशन का बात हो गया। एंड फॉर रिन्यूअल एप्लीकेशन मेड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे ना एक्स्ट्रा फीस देना पड़ेगा। ये क्या बोल रहे हैं, रिन्यूअल एप्लीकेशन मेड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब 5 साल हो गया, रजिस्ट्रेशन एक्सपायर कर गया, उसके बाद अगर उसको रिन्यूअल चाहिए ना तो 5000 के जगह पे 10,000 देना पड़ेगा। ओके, नाउ ये FCRA अकाउंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं थोड़ा अच्छे से समझ रहा हूँ, मतलब समझा रहा हूँ आप लोगों को। देखो, यहाँ पे कौन बैठा है, ऑथराइज्ड पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और प्रायर परमिशन, मतलब एक तो पर्सन अंडर सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 और पर्सन अंडर सेक्शन 11 सबसेक्शन 2, ये पर्सन है। यहाँ पे बैठा हुआ है अपना फॉरेन सोर्स, फॉरेन सोर्स से उसको, ये जो फॉरेन सोर्स है फॉरेन सोर्स से रिसीव करना है फॉरेन कंट्रीब्यूशन, तो दैट पर्सन नीड्स टू ओपन एन FCRA अकाउंट एट अ ब्रांच ऑफ SBI एट न्यू दिल्ली। अभी रिसीव करने के लिए FCRA अकाउंट ओपन करेगा, द बैंक शैल इंटीमेट, जो FCRA अकाउंट जो अकाउंट में जो बैंक में ओपन करेगा ना, दैट बैंक शैल इंटीमेट द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ रिसीप्ट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन बाय अ पर्सन विद इन 48 आवर्स। द बैंक शैल इंटीमेट CG of receipt of foreign contribution within 48 hours, right? ओके, यहाँ पे देखो, अभी ये अकाउंट से यूटिलाइज कर रहा है और यूज कर रहा है फॉरेन कंट्रीब्यूशन। मतलब पहले तो FCRA रिसीव किया, रिसीव कौन सा, एक ही अकाउंट में होना चाहिए, तो यूटिलाइज करने के लिए यहाँ पे ही कैन ट्रांसफर टू अदर अकाउंट, तो अदर अकाउंट भी वो ओपन कर सकता है टू यूटिलाइज एंड यूज्ड फॉर और यूटिलाइजेशन ऑफ FC। तो नो अदर ट्रांजैक्शन, ये जो दूसरा अकाउंट ओपन किया, दूसरा अकाउंट में कोई दूसरा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता, दैट इज नो ट्रांजैक्शंस एक्सेप्ट फॉर FC यूटिलाइजेशन। नो अदर ट्रांजैक्शंस कैन बी डन एक्सेप्ट फॉर FC यूटिलाइजेशन। ये आ गया आपका जो FCRA अकाउंट का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने अच्छे से यहाँ पे समझा दिया है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटीमेशन ऑफ FC रिसीप्ट टू CG। फॉरेन सोर्स यहाँ पे बैठा है, देखो हियर इज द फॉरेन सोर्स, यहाँ पे ऑथराइज्ड पर्सन है, तो फॉरेन सोर्स से रिसीव्स FC इन FCRA अकाउंट, यहाँ से उसको FC फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिला। अभी ये जो ऑथराइज्ड पर्सन है, they shall authorized person needs to file form FC4 within 9 months of closure of financial year। ये annual filing है, form FC4 within 9 months of closure of FC financial year, and that authorized person shall give an intimation in form FC1 to the CG। अभी क्या है, if foreign contribution is only with respect to articles or securities,
ये जो सेकंड लाइन यहाँ पे जा रहा है, देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से समझना, ऊपर का जो लाइन जा रहा है ना, ये अपना फर्स्ट डिस्कशन है, दो डिस्कशन है। ऊपर वाला रेड लाइन जो जा रहा है यहाँ से एंड फिर यहाँ से होके यहाँ तक है, ये कनेक्टेड है। तो अगर ही रिसीव्स एफसी इन एफसीआर अकाउंट, तो ऑथराइज पर्सन को फॉर्म FC4 फाइल करना पड़ेगा सीजी को विद इन 9 months फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। सेकंड केस में इफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन इज ओनली विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल्स और सिक्योरिटीज, देन ही शैल, यहाँ पे देखो यहाँ से कनेक्टेड लाइन है, तो ही शैल गिव एन इंटीमेशन इन फॉर्म FC1 टू द सीजी। ये दोनों फाइलिंग का बात है। देन फॉर्म FC4 यहाँ पे जो सीजी को दे रहा है, FC4 के साथ साथ उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा, एंड दैट FC4 एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी सर्टिफाइड बाय अ प्रैक्टिसिंग सीए। सेकेंड थिंग क्या है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट साइंड बाय द बैंक ऑफिसर। ये यहाँ पे जो FC4 फॉर्म सीजी को फाइल कर रहा है, उसमें दो चीज देना जरूरी है। एक along मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर्टिफाइड बाय सीए, एंड सेकंड थिंग क्या है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट साइंड बाय द बैंक ऑफिसर, राइट। तो ये हो गया कुछ कंप्लायंसेस का बात। देन मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स बाय ऑथराइज्ड पर्सन। Every authorized person shall maintain amount of foreign contribution received and source and manner of foreign contribution। अभी रूल 11 क्या है, एक्सक्लूसिव अकाउंट्स विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन कंट्रीब्यूशन शैल बी मेंटेन। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। Every authorized person shall maintain amount of foreign contribution received and दो चीज, amount of foreign contribution received and source and manner of foreign contribution received। Central government may order for audit of books of accounts if the authorized person has not given intimation to CG or any permission of the act is in any provision of the act is contravened। CG may order for audit of books of accounts। अभी देखो, CG में ऑर्डर ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, इसमें दो दो केस में ऑडिट ऑर्डर कर सकते हैं। कब कब, when the authorized person has not given, एक तो ये केस हो गया has not given intimation to CG जो FC1 में, एंड सेकेंड केस क्या है, एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट इज कंट्रावेंट। तो ये दोनों केस में सीजी में ऑर्डर फॉर एन ऑडिट। सच गेजेटेड ऑफिसर कैन एंटर इनटू प्रेमाइसेस बिफोर सनसेट एंड आफ्टर सनराइज फॉर ऑडिटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो ऑडिट करने के लिए ऑफिसर सीजी भेज सकता है। In that case, they shall enter the premises before sunset and after sunrise for auditing purposes. Next point is confiscation of articles, currency, security obtained in contravention of the act। यहाँ पे देखो, any article, currency और security seized during audit। सबसे पहला तो क्या है, देखो ये जो सेक्शन है, कॉन्फिस्केशन कैन बिगिन ओनली आफ्टर गिविंग, ये तो बड़ा ही जनरल सा बात है। कॉन्फिस्केशन कैन बिगिन ओनली आफ्टर गिविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, एनी आर्टिकल, करेंसी और सिक्योरिटी सीज ड्यूरिंग ऑडिट। ये जो ऊपर वाला जो ऑडिट हुआ, वो ऑडिट में से कोई भी ऐसा आर्टिकल मिला, करेंसी मिला, सिक्योरिटी मिला, ठीक है। अभी उसको क्या होगा, एनी ऑफिसर नॉट बिलो असिस्टेंट सेशन जज। देखो ऑफिसर यहाँ पे क्या है, एनी ऑफिसर नॉट बिलो असिस्टेंट सेशन जज इफ द अमाउंट, जहां पे अमाउंट इन्वॉल्व इज लेस देन और इक्वल टू 10 लाख, देन वहां पे ट्रायल हो सकता है। मतलब कॉन्फिस्केशन ऑर्डर का ये जो ऑफिसर है, ऑफिसर कहाँ पे अपील करेगा, सेशन जज के, मतलब एनी ऑफिसर नॉट बिलो असिस्टेंट सेशन जज इफ द अमाउंट इज लेस देन इक्वल टू 10 lakhs। इन दैट केस अपील कहाँ पे करेगा, सेशन कोर्ट में करेगा। कौन करेगा, ये जो ऑफिसर है ना, ऑफिसर शैल मेक एन अपील टू सेशन कोर्ट और ही कैन अपील टू हाई कोर्ट। तो ये सेक्शन का ओवरव्यू है। तो क्या बोल रहे हैं, where the amount involved is less than or equal to 10 lakh, that officer shall make an appeal to the session court। अभी यहाँ पे कब तक एप्लीकेशन देना चाहिए, विद इन 1 month, एंड ये एक्स्ट्रा 1 month कॉन्डोनेशन भी अलाउ कर सकता है कौन, सेशन कोर्ट। देन यहां से मतलब 10 लाख के ऊपर वाला जो केस है,
यहाँ पे कॉन्फिस्केशन ऑर्डर कैन बी पास्ड बाई सेशन कोर्ट एनी अमाउंट। मतलब देखो, सबसे पहला तो ये चीज अपने को यहाँ पे समझना है, यहाँ पे ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है आप लोगों को समझाने के लिए भी। ये है अपना केस 1 एंड दिस इज आवर केस 2। सो जो ऑफिसर है, ऑफिसर यहाँ से लेके यहाँ बैठा है अपना ऑफिसर हु ऑडिट्स। जो ऑफिसर ऑडिट करेगा ना, वो यहाँ पे सबसे पहले वो एप्लीकेशन करेगा। दो दो बातें हैं, देखो, जहाँ पे अमाउंट इन्वॉल्व इज लेस देन इक्वल टू 1 लाख और यहाँ पे एनी अमाउंट। जब अमाउंट इक्वल टू रुपीज लेस देन इक्वल टू 10 लाख होगा, वो केस में वो अपील करेगा एनी ऑफिसर नॉट बिलो असिस्टेंट सेशन जज। एंड दूसरा केस में जहाँ पे उससे ज्यादा अमाउंट का बात हो रहा है, वहां पे अपील करेगा किसको? ये जो ऑफिसर है, ये ऑफिसर यहाँ पे बैठा है ना, ये ऑफिसर अपील करेगा टू एनी सेशन कोर्ट, राइट। एंड ये ऑर्डर देखो, यहाँ पे अगर सेटिस्फेक्शन नहीं मिला ये ऑफिसर के अगेंस्ट, इन दैट केस दे विल फर्दर अपील टू सेशन कोर्ट। और यहाँ पे आप लोगों का जो टाइम दिया है एप्लीकेशन का 1 मंथ एंड 1 मंथ का कॉन्डोनेशन। मतलब ये कौन कर सकता है? ये अपील, ये जो फर्दर अपील, ये जो फर्दर अपील है ये कौन करेगा? अग्रीव्ड पर्सन। मतलब कॉन्फिस्केशन ऑर्डर तो यहाँ पे पास हो गया, ये स्टेज अपना है कॉन्फिस्केशन ऑर्डर का। अभी कॉन्फिस्केशन ऑर्डर कौन पास करेगा? 10 लाख के ऊपर वाला केस है तो सेशन कोर्ट करेगा, 10 लाख के नीचे वाला करेगा तो ऑफिसर नॉट बिलो सेशन असिस्टेंट सेशन जज। ये जो कॉन्फिस्केशन ऑर्डर है, इसका अगेंस्ट अगर जो एग्रीव्ड पर्सन है उसको अगर अपील करना है तो नीचे वाला केस में वो अपील करेगा सेशन कोर्ट को। सेशन कोर्ट को अपील करने का टाइम लिमिट है 1 मंथ एंड एक्सटेंशन कंडोनेशन मिल सकता है अनदर 1 मंथ। एंड ऊपर वाला 10 लाख से ज्यादा वाला केस में द एग्रीव्ड पर्सन, ये अगेन यहाँ पे जो अपील करेगा ना भाई, कौन करेगा? अग्रीव्ड पर्सन। एक्चुअली मैंने जो पहले बनाया था ना, वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट था, मेरे को लगा कि आप लोगों को शायद उतना अच्छे से नहीं समझेगा। तो यहाँ पे अपील जो करेगा, हाई कोर्ट को अपील जाएगा, कौन करेगा? एग्रीव्ड पर्सन। उसका टाइम लिमिट कितना है? 1 मंथ प्लस अनदर 1 मंथ का एक्सटेंशन है, दैट इज कॉन्डोनेशन। ओके, एंड एक जनरल पॉइंट है, कॉन्फिस्केशन कैन बिगिन ओनली आफ्टर गिविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज अपील अगेंस्ट कॉन्फिस्केशन ऑर्डर। ये तो ऑलरेडी हम लोग ऊपर देख चुके हैं। अपील विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, दैट इज 1 मंथ एक्सटेंशन इफ द एग्रीड पर्सन belongs to section 3 or section 6, then appeal can be made to high court within 60 days। अगर यहाँ पे जो एग्रीव्ड पर्सन है, इफ ही बिलोंग्स टू सेक्शन 3 और सेक्शन 6, ऊपर जो मेंशन किया वाला लोग था, देन दे कैन अपील ओनली टू द हाई कोर्ट विद इन 60 डेज, ओनली टू हाई कोर्ट विद इन 60 डेज। देन ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। देखो कौन कौन सा ऑफेंस में कौन कौन सा पेनल्टी है। ये लेफ्ट हैंड साइड में अपना ऑफेंस है, राइट हैंड साइड में पेनल्टी है, तो थोड़ा सा देख लो, उतना तो डिफिकल्ट होगा नहीं। फर्स्ट केस इज, यहाँ पे अपना कितना पॉइंट हम लोगों ने कवर किया है? 1 2 3 4 5। चलो, first thing is person gives false information or obtain permission by fraudulent means or false representation। ये केस में पेनल्टी हो जाएगा 6 months और फाइन। नेक्स्ट थिंग इज डील्स इन फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड इवन आफ्टर प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन के बाद भी वो डील कर रहे हैं, इन दैट केस 3 years का इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। ऊपर जो था ना, ऊपर का जो यहाँ पे देखो फॉल्स इंफॉर्मेशन का जो बात है, वहां पे 6 months और फाइन। नीचे डील्स इन फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड इवन आफ्टर प्रोहिबिशन, तो वहां पे 3 years प्लस फाइन। नेक्स्ट थिंग इज वेयर द पर्सन असिस्ट पॉलिटिकल पार्टी और पर्सन इन सेक्शन 3 और सेक्शन 6, जहां पे कोई भी पर्सन है जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल पर्सन, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या तो पर्सन मेंशन्ड इन सेक्शन 3 और सेक्शन 3
ऐसा पर्सन को कोई भी पर्सन अगर असिस्ट कर रहा है, इन दैट केस ये और भी सीवियर क्राइम हो गया, इन दैट केस 5 years प्लस फाइन। सेकंड, नो मतलब कोई भी ऐसा सेक्शन, कोई भी ऐसा क्राइम किया जिसके लिए नो स्पेसिफिक पेनल्टी इज देयर, इन दैट केस 1 year प्लस फाइन। ये जो है ये आपका जनरल पेनल्टी है। तो जनरल पेनल्टी इन HCRA कोई भी प्रकार का कॉन्ट्रवेंशन के लिए क्या है, 1 year प्लस फाइन। नेक्स्ट थिंग इज सब्सिक्वेंट कन्विक्शन फॉर सेम ऑफेंस, मतलब पहले एक बार उसको कन्विक्शन हो गया, उसके बाद फिर से वो सेम ऑफेंस दोहरा रहा है, इन दैट केस ही शैल नॉट एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन फॉर 5 years फ्रॉम डेट ऑफ कन्विक्शन। यहाँ पे देखो उसको 5 साल बैन कर दिया। he shall not accept any foreign contribution for 5 years from the date of conviction. Next thing is, ये important है, no court shall take cognizance of an offence under this act unless prior permission of central government or proper officer is obtained. देखो important है, no court shall take cognizance of an offence under this act under, कॉग्निजेंस लेने का मतलब क्या होगा, कॉग्निजेंस लेने का मतलब है जो कोई भी समझो अपील कर रहा है कोर्ट में, मतलब उसका ट्रायल होने वाला है, तो जब तक देखो नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट अनलेस प्रायर परमिशन, जब तक उसको सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन नहीं मिलता है या तो कोई प्रॉपर ऑफिसर से ऑथेंटिकेशन नहीं आता, तब तक कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा अंडर दिस एक्ट। नेक्स्ट थिंग इज कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस अलाउड, दैट इज नो फर्दर प्रोसिक्यूशन। कोई भी पर्सन है अगर उसने ये एक्ट में कुछ मतलब कॉन्ट्रावेंशन कर दिया है तो उसको मतलब एक फीस पे करना पड़ेगा उसको 3000 का, वो पेमेंट करने से उसका वो भूल चूक माफ हो जाएगा, दैट इज कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस अलाउड है। एंड ऑल्सो देयर विल नॉट बी एनी फर्दर प्रोसिक्यूशन ऑन पेमेंट ऑफ ₹3000 कंपाउंडिंग फीस। ये 3000 क्या है बेटा, कंपाउंडिंग फीस है। इफ ही कमिट्स एनी सिमिलर ऑफेंस विद इन 3 years देन नो कंपाउंडिंग। मतलब क्या है, अगर एक बार उसने कंपाउंडिंग कर लिया, कंपाउंडिंग करके मतलब कोई समझो, यहाँ पे क्या है डायग्राम से समझाते हैं और अच्छे से समझेगा। यहाँ पे है फर्स्ट टाइम ऑफेंस, यहाँ पे किया, तो ये जो फर्स्ट टाइम ऑफेंस किया है ना, पेड 3000 कंपाउंडेड, मतलब उसका ऑफेंस माफ हो गया, कंपाउंड हो गया। कंपाउंडिंग का इफेक्ट क्या है, नो फर्दर प्रोसिक्यूशन। तो ये तो गया फर्स्ट टाइम ऑफेंस। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, वो सेम जो पर्सन है हु कमिट्स सेकेंड टाइम ऑफेंस एंड द ऑफेंस इज सिमिलर ऑफेंस, और ये जो टाइम गैप है, ये टाइम गैप है लेस देन 3 years का। तो 3 साल के अंदर अंदर वो अगर सिमिलर ऑफेंस कर रहा है देन नो कंपाउंडिंग कैन बी डन, then no compounding and compulsory prosecution होगा। तो यहाँ पे कंपल्सरी प्रोसिक्यूशन होगा। ये था फर्स्ट टाइम ऑफेंस, 3 साल के अंदर अंदर सेकेंड टाइम ऑफेंस किया सिमिलर ऑफेंस। फर्स्ट टाइम क्या था, 3000 पे कर दिया, कंपाउंड हो गया, तो प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ। मतलब यहाँ पे क्या था, कंपाउंडिंग हो गया, प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ। यहाँ पे दूसरा केस में सेकेंड टाइम सेम ऑफेंस कर रहे हैं 3 साल के अंदर अंदर, तो कंपाउंडिंग नहीं हो सकता है, कंपल्सरी प्रोसिक्यूशन तो उल्टा हो जाएगा। आई होप ये FCRA चैप्टर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बड़ा ही शानदार एंड मनमोहक ये एक्ट है, मुझे तो बहुत पसंद है। एंड गाइज ये जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे ऑलवेज याद रखोगे, दिस इज सेक्शन 6 एंड फॉरेन हॉस्पिटलिटी इज सेक्शन, ये सेक्शन 3 है, फॉरेन हॉस्पिटलिटी के केस में सेक्शन 6 आ जाता है।
तो ये चीज़ आप लोगों का स्पेशल कंसिडरेशन होना चाहिए. आई होप यू हैव थॉरली एंजॉयड दिस वीडियो एंड अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए एंड जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको हिट कीजिए एंड ऑब्वियसली दोस्तों को शेयर कीजिए जिनको चाहिए लॉ का रिवीजन. और क्या बताऊं, बस कभी कभी आप लोगों से थोड़ा बात करने का मन होता है बट ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में तो पॉसिबल होता नहीं है. तो कमेंट सेक्शन में लिखो आप लोगों का क्या फीडबैक है. चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे ही कोई शानदार टॉपिक फिर से लेके आएंगे. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद.